हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और इसका 2 वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि उनसे जो दर्पण होते हैं उनसे प्रतिबिंब का निर्माण भी कराना हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं गोलीय दर्पण क्या है। हमारा टॉपिक क्या है, तो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण उसे कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखले गोला का एक भाग होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि परावर्तक गोलीय दर्पण किसे कहेंगे। तो गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हम ऐसे बना रहे हैं एक गोलीय दर्पण। ठीक है, एक गोला बना लिए सबसे पहले, इस प्रकार से हम गोला ऐसे बना लिए। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको और डार्क थोड़ा कर दे रहे हैं। इसको हम ऐसे कुछ करके गोलीय दर्पण ऐसे बना लिए। और इसमें देखिए क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले इसको 2 भागों में ऐसे काट लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे डॉट लाइन द्वारा 2 भागों में इसको ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, एक गोलीय दर्पण लिया सबसे पहले हमने, और उसको गोला लिया और 2 भागों में उसको बांट दिया। और ये जो भाग बन रहा है ना, इसके एक सतह को ऐसे हम क्या करते हैं, रंग देते हैं बाहर से। 2 भागों में बट गया, इसके बाहरी सतह को ऐसे हम कलई कर देते हैं, यहाँ रंग देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, इसके बाहरी सतह को रंग दिया। और इसके क्या करते हैं, इसको ऐसे रंग देते हैं अंदर से। इसको बाहर से रंगे, इसको अंदर से ऐसे रंग देंगे। ठीक है, तो ये जो बना ना, इसको बोलेंगे ये एक दर्पण बना और ये एक दर्पण बना। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटे और एक एक साइड से हम क्या किए, रंग दिए। तो यहाँ पे 2 दर्पण बनाए, एक ये और एक ये। ये जो दर्पण बना है ना, इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण। और ये जो दर्पण बना है इसे उत्तल दर्पण बोला जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको उत्तल दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का ये प्रकार है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका केंद्र कुछ यहाँ पे रहा होगा, तो इसको C से दिखा देते हैं। और इसका व्यास जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ऐसे व्यास है ये इसका। ठीक है, तो इसको केंद्र को C से दिखा दिए, केंद्र को सेंटर यानी कि C। और ये जो पॉइंट है इसको P बोला जाता है, यानी कि पोल, ध्रुव। इसको पोल यानी कि ध्रुव बोला जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण यहाँ पे गोलीय दर्पण कितना प्रकार हुआ, 2 प्रकार। गोलीय दर्पण कितना प्रकार, 2 प्रकार। एक कौन कौन, तो उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या बोले, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का कितना प्रकार, तो 2 प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे और अवतल दर्पण का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, ठीक है, ये जानते हैं हम। सबसे पहले इसका डायग्राम मान लेते हैं। उत्तल दर्पण का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्या है, तो अंदर से रंगा हुआ है, ऐसे अंदर से रंगा हुआ है, ऐसे कुछ इस प्रकार से होगा उत्तल दर्पण का डायग्राम। ठीक है, क्या है, तो अंदर से रंगा हुआ है ऐसे। और ये रहा इसका C यानी कि केंद्र, और ये रहा P यानी कि पोल, ध्रुव जिसे बोला जाता है। और अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होगा, जिसका ज़्यादा टेढ़ा बन गया, कुछ इस प्रकार से होगा ऐसे, और इसको रंग देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बाहर से रंग देते हैं इसको, और यहाँ से क्या होगा, इसका ऐसे कुछ इस प्रकार से, इसका ये पोल है, ये इसका केंद्र यानी कि सेंटर रहा होगा। ठीक है,
इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ये अभी हम बताएंगे कि इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधा थोड़ा टेढ़ा चला गया है, तो ऐसे ये वाला हो जाएगा इसका सी यानी कि केंद्र। ठीक है, तो ये रहा उत्तल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण। इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर से अंदर का सतह रंगा हुआ होता है, ठीक है, तथा बाहरी सतह क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। चाहे ऐसे नहीं बोल के कैसे बोलेंगे, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ये क्या है, तो बाहर की ओर उभरा हुआ है, परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे उभरा हुआ दिख रहा है, ये परावर्तक सतह होगा। इधर से तो रंग दिए हैं, परावर्तक सतह ये वाला है, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो सतह। तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर ऐसे धंसा हुआ है, इसका बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो यही इसका डिफिनेशन सिंपल हो जाएगा। गोलीय दर्पण किसे बोलेंगे, तो गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का, एक को बोला जाता है उत्तल दर्पण, एक को अवतल दर्पण बोला जाता है। उत्तल दर्पण किसे बोलेंगे, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। अवतल दर्पण किसे बोलेंगे, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ और बातें होती है, जैसे कि यहाँ पर भी एक चीज़ होता है, इसको फोकस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। ये क्या होता है, फोकस होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, इसके बाद हम जानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस और अवतल दर्पण का फोकस पर डिस्कशन करने वाला है। तो अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है और अवतल दर्पण का फोकस कैसे हम फाइंड करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण का फोकस निकाल लेते हैं। क्या करने वाले हैं, तो अवतल दर्पण का फोकस अवतल दर्पण का फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण कैसे बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो ऐसे बाहर से रंग देते हैं, ऐसे रंग दिया हमने बाहर से, ऐसे बाहर से हमने रंग दिया। और ये रहा इसका पोल यानी कि ध्रुव। इसके बारे में सभी अभी हम बताएंगे। ठीक है, कि किसको क्या बोला जाता है। यहाँ से ले लेते हैं हम इसका त्रिज्या, और ये रहा P, और इसको हम बोलते हैं C। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, C बोला जाता है, केंद्र यानी कि सेंटर। ठीक है, C, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं। तो ये अभी हम सब बताएंगे, नाम लिखकर सबको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका फोकस हमें पता करना है कि फोकस कहाँ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक किरण लेना है ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर। ये जो है ना, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक ऐसे किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, और ये जो किरण लिए हैं ये दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात कुछ यहाँ से ऐसे रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने किरण लिया मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पे आकर कट किया मुख्य अक्ष पर। एक और इधर से किरण ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब किरण लेंगे तो ये भी कहाँ से कट करेगा, तो कुछ यहीं से जाकर कट करेगा। ठीक है, तो इधर से हमने किरण लिया और यहाँ से आया, यहाँ से कट करके निकल गया। यहाँ से जब किरण ले रहे हैं इस साइड से, तो ये भी कट करके यहाँ से निकल रहा है, यानी कि यहीं पे कट करके एक और किरण लेंगे तभी ये परावर्तन के बाद इसी बिंदु पर कट करेगा। तो इसको फोकस बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया फोकस क्या है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लेंगे और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा उसे क्या बोलेंगे, तो उसको फोकस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन अवतल दर्पण का फोकस किसे कहेंगे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलेंगे, तो अवतल दर्पण का फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ से C से P तक मुख्य अक्ष बोला जाता है, और ये क्या है, तो ध्रुव है, ये है केंद्र यानी कि C यानी कि वक्रता केंद्र उसको बोला जाता है। और पूरा क्या होता है, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, अवतल दर्पण का फोकस, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे
अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का फोकस तो समझ में आ गया। अब उत्तल दर्पण का फोकस देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ पे आपको दिखाते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस उत्तल दर्पण का फोकस, सबसे पहले हमें उत्तल दर्पण बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं उत्तल दर्पण, और इसको बाहर की ओर से अंदर की ओर से रंग देते हैं। ऐसे ऐसे हमने क्या किया, अंदर की ओर से रंग दिया। ये रहा इसका मुख्य अक्ष, और ये रहा इसका वक्रता केंद्र, और ये रहा पोल यानी कि ध्रुव। ठीक है, ये रहा इसका ध्रुव, तो ऐसे बाहर तक ले ही रहता है ऐसे। तो ये रहा पोल। तो किरण कहाँ लेंगे, इधर नहीं लेना है, किरण लेंगे ऐसे, इधर से लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, ऐसे जब हमने किरण लिया तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से रिटर्न होगा। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब कोई व्यक्ति देखेगा तो इसको कैसा प्रतीत होगा कि ये किरण कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से, समझ में आया। अगर यहाँ से कोई अगर किरण लेते हैं ऐसे, तो ये दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन देखने वालों को कैसे क्या दिखेगा कि ये किरण कहाँ से आ रहा है, तो इस पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से आ रहा है, समझ में आया। तो ये जो किरण है ऐसे जा रहा है और ऐसे रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे रिटर्न हो गया। लेकिन यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो ये क्या दिखेगा इसको, तो ये वाला थोड़ा सीधा और कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि किरण कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से। तो ये रहा इसका फोकस। ठीक है, आती हुई प्रतीत कहाँ से हो रहा है किरण, तो यहाँ से। अगर यहाँ कोई आंख लगाकर व्यक्ति देखेगा तो उसको कैसा लगेगा कि किरण यहाँ से आ रहा है, यानी फोकस से। तो ये रहा इसका फोकस। तो उत्तल दर्पण का फोकस किसे बोलेंगे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे क्या कहेंगे, उसे उत्तल दर्पण का फोकस बोलेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस बोलेंगे। तो ये रहा इसका फोकस। तो आई होप ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का फोकस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए कुछ बातों को लिख देते हैं। जैसे एक अवतल दर्पण लेते हैं ऐसे, अवतल दर्पण ऐसे ले लिए, थोड़ा बड़ा हो गया ये। ऐसे अवतल दर्पण हम ले लेते हैं ऐसे, इसको ऐसे बाहर से ऐसे रंग दिए, और ये रहा इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताए हैं कि इसको क्या बोला जाता है, पी यानी कि ध्रुव। ठीक है, और इसको बोला जाता है सी यानी कि वक्रता केंद्र। और यहाँ पे क्या होता है, बीच में इसके सेंटर में क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, यानी कि एफ। ठीक है, तो ये तो हम बता चुके हैं परावर्तक सतह होता है, इसको बोला जाता है ध्रुव, इंग्लिश में पोल, यानी इसी पी से इंडिकेट किया जाता है, ध्रुव। ठीक है, और ये होता है फोकस, फोकस, और ये होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, सॉरी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ से यहाँ तक, सी से एफ तक क्या बोलेंगे उसको, तो वक्रता त्रिज्या, सॉरी यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। सी से एफ क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन किससे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, जैसे कि बोलना हो हमें ध्रुव का डिफिनेशन बोलना, ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोला जाता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, सॉरी वक्रता केंद्र यहाँ पर था नाम, तो उसको कैसे बोलेंगे, तो वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, और वक्रता के त्रिज्या किसे बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले ही समझ चुके हैं कि पी क्या होता है, तो ध्रुव होता है, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है वो। फोकस को हम यहाँ पे निकाल कर अभी दिखा दिए हैं। और जो केंद्र होता है, जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है वही होता है वक्रता केंद्र, और गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है उसी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि
पी किसको, पी को क्या बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं और सी को क्या बोलते हैं। ध्रुव को पी से दिखाया जाता है, फोकस को एफ से और वक्रता केंद्र को सी से दिखाया जाता है। तो इसी में हमें पढ़ना है कि एफ बराबर यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है, यानी फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, यानी कि एफ बराबर r/2। जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना होता है, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में प्रूफ करके आपको दे देंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखेंगे कि प्रतिबिंब का कैसे निर्माण होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किरण आरेख की बनावट को देखना होगा, जो कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए दोनों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किरण आरेख की बनावट, किरण आरेख की बनावट, किरण आरेख की बनावट, किरण आरेख की बनावट देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम सबसे पहले किसके लिए, दोनों के लिए देखते चलते हैं। एक यहाँ पे उत्तल दर्पण बना रहे, अवतल दर्पण ले रहे हैं, ऐसे इसको बाहर से ऐसे रंग देंगे तो उत्तल दर्पण हमारा हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा इसका वक्रता केंद्र, ये इसका P होता है यानी कि पोल होता है, ये होता है F इसका, और ये होता है इसका केंद्र यानी कि C। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, अगर कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर रहता है, ऐसे समानांतर रहता है, तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से जाएगा, तो हमेशा फोकस से जाता है। ये आपको बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। सेम कंडीशन किस में होता है, तो अवतल दर्पण में भी वही होता है, उत्तल दर्पण में वही होता है। तो क्या करेंगे, ऐसे उत्तल दर्पण एक बनाएंगे, ऐसे अंदर की ओर से ऐसे रंग देंगे इसको, और ऐसे इस ये रहा इसका पोल यानी कि इसका वक्रता के त्रिज्या, और ये रहा इसका P, और ये रहा इसका F, और ये C हो गया। यहाँ से जब कोई किरण आएगा मुख्य अक्ष के समानांतर तो दर्पण से परावर्तन के बाद तो ये तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो F से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण में, ये रहा अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ये जब मुख्य अक्ष से समानांतर कोई किरण आता है तब का हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तल अवतल दर्पण ले लेते हैं। सबसे पहले ये हम क्या देख रहे हैं, तो किरण आरेख की बनावट, ये रहा इसका वक्रता त्रिज्या, ये रहा P, और ये रहा इसका F, और ये रहा C। अगर कोई किरण फोकस से जाए, अगर कोई किरण क्या हो, ऐसे फोकस से जाए तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, अगर कोई किरण फोकस पर जाती है तो परावर्तन होने के पश्चात दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी वही होता है। अगर कोई किरण, एक और होता है ऐसे, अगर कोई किरण जो है ध्रुव पर आपतित हो, कहाँ पर, तो ध्रुव पर आपतित हो, जैसे कि ये रहा P इसका, ये रहा F, और ये रहा इसका C। अगर कोई किरण ऐसे ध्रुव पर जा रहा है, ठीक है, तो जितना डिग्री का एंगल बना के जाता है उतना डिग्री का एंगल बना के चला आता है। ठीक है, भले ये गड़बड़ थोड़ा सा हो जाए, लेकिन जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि जितना डिग्री का एंगल ऐसे बना कर गया है उतना डिग्री का एंगल बनाकर वो क्या होता है, तो रिटर्न हो जाता है। जितना, मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितना डिग्री बना के जाएगा, तो 30 डिग्री बना के जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जितना डिग्री कोण बनाती है, बनाकर जाती है, उतना ही डिग्री कोण बनाकर वापस आती है। ठीक है, तो ये रहा अवतल दर्पण में। एक और होता है, यहाँ पे जगह नहीं है, आगे हम इधर बता दें। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिए, फोकस में लिया है, तो ऐसे इस यहाँ पर भी ऐसे हम दर्पण बनाएंगे और उत्तल दर्पण, और यहाँ पे भी किरण क्या करेंगे, फोकस से लेंगे। ठीक है, ये रहा C, ये रहा F, ये रहा P। तो अगर कोई किरण हम क्या करते हैं, फोकस पर ऐसे डालते हैं, ठीक है, फोकस पे डालते हैं ऐसे, अगर कोई किरण फोकस पे डालते हैं तो ये क्या होगा, ऐसे परावर्तन हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार से होगा। अगर कोई किरण ऐसे फोकस पर आपतित करेंगे, ऐसे फोकस पर आपतित करेंगे तो यहीं से ये परावर्तन होगा, लेकिन ऐसा लगेगा देखने वालों को कि यहाँ से क्या हुआ, आ रहा है किरण, तो ऐसे परावर्तन हो जाता है इसका। ठीक है, अगर कोई किरण क्या हो, अगर कोई किरण ध्रुव पर आपतित हो, उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, कुछ इस प्रकार से हो, ध्रुव क्या है, ये है ध्रुव, ये है इसका F, ये है इसका C यानी कि केंद्र, ध्रुव पर आपतित हो तो उतना ही डिग्री
का कोण बनाकर जाएगी जितना डिग्री कोण बनाकर आ रही है। ये आपको हम इसमें भी बता चुके हैं। ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये था अवतल दर्पण के लिए, ये था उत्तल दर्पण के लिए। एक और होता है ये उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए पहले देख लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट कुछ इस प्रकार से हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ऐसे बाहर से ऐसे रंग देंगे। ठीक है, ऐसे हम रंग दिए और इसके बाद यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष बना दिए। ये रहा इसका P, ये रहा इसका F और ये रहा इसका C। ठीक है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र पर आती है, ठीक है, तो बिना परावर्तन के इसी पथ पर वापस चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर अगर कोई किरण आएगी ऐसे, तो बिना परावर्तन के ऐसे रिटर्न हो जाती है उसी पथ पर। ये आपको ध्यान रखना है 3 चीज़। अब देखिए आगे उत्तल दर्पण में देखा जाए अगर, तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से कंडीशन होता है। ऐसे ये रहा इसका C, ये रहा F और ये रहा इसका P। अगर कोई किरण कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर जा रहा है, तो इसी पथ पर जहाँ से आ रही है उसी पर ऐसे वापस हो जाती है। तो ये रहा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आगे हमें क्या करना है। ये क्या था, तो अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण कराते समय ये सब हमें क्या होगा, जरूरत पड़ेगा इसका। ये था उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण के लिए, ये था अवतल दर्पण के लिए। ये भी क्या है, तो उत्तल के लिए है, अवतल के लिए है, अवतल दर्पण के लिए। और ये क्या है, तो उत्तल के लिए है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये सभी अगर आएगा तभी हम प्रतिबिंब का निर्माण करा पाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कराना सीखेंगे। ठीक है, कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अवतल दर्पण एक बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे अवतल दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, उसके बाद हम वस्तु को रख के आपको प्रतिबिंब निर्माण कराना सिखा देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा P, ये रहा F और ये रहा हमारा C। ठीक है, ये 3 जगह है। तो हम कहाँ कहाँ पर आखिर वस्तु को रख सकते हैं अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में, ये दोनों के लिए होगा, अवतल और अवतल दोनों के लिए कंडीशन यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रतिबिंब कहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं, यानी P और F के बीच में एक यहाँ पे प्रतिबिंब रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ रख सकते हैं, तो फोकस पर रख सकते हैं प्रतिबिंब, फोकस पे। तीसरा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में तीसरा। चौथा कहाँ रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं चौथा। पांचवा कहाँ रख सकते हैं, तो अनंत, इधर क्या है, तो अनंत है। ठीक है, अनंत और C के बीच में, यानी कि फोकस के जो केंद्र वक्रता केंद्र है उसके बीच में, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं पांचवा प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। और छठा कहाँ, तो छठा हम अनंत में रख सकते हैं। तो ये 6 स्थान है जहाँ पे हम प्रतिबिंब रख सकते हैं। पहला कहाँ, तो ध्रुव और फोकस के बीच में, दूसरा फोकस पर, तीसरा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और चौथा क्या है, तो वक्रता केंद्र पर, और पांचवा क्या है, तो अनंत, इधर क्या है, तो अनंत है, अनंत, इनफाइनाइट, अनंत और C के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में पांचवा, और छठा हम अनंत में वस्तु को रख सकते हैं। तो ये 5-6 कंडीशन है वस्तु को रखना, और यहीं पे रख के हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कराना सीखेंगे। तो आइए एक एक करके प्रतिबिंब रखते हैं हम। सेम कंडीशन उत्तल दर्पण में भी होगा और अवतल दर्पण में यही है। तो चलिए अब प्रतिबिंब का निर्माण हम कराते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कहाँ पे प्रतिबिंब रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे P तथा F के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, P तथा F के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये हम, यानी कि P और F के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो सबसे पहले हम दर्पण एक बनाएंगे, और ऐसे अवतल दर्पण ऐसे बना लेंगे, और इसको क्या करेंगे, ऐसे बाहर से रंग देना है। ये रहा इसका P, यानी कि पोल, ये रहा इसका F, और ये रहा इसका C, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, ये रहा इसका वक्रता केंद्र। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और दूर से कर देता है। ये रहा इसका C,
हमें वस्तु को कहाँ रखना है, तो P और F के बीच में। तो P से F ये डिस्टेंस है, इसके बीच में हम कहीं पर भी वस्तु को रख देते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं वस्तु को, ठीक है, यहाँ पे रख दिए वस्तु को। तो इस वस्तु से हमने बताया था कि लाखों हजारों किरणें निकल रही होगी, ठीक है। तो एक ऐसा भी किरण होगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा होगा, और जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो वो कहाँ से जाता है, तो फोकस से निकलता है, ठीक है, फोकस से निकलता है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, तो फोकस से निकलेगा ऐसे। और एक ऐसा भी किरण होगा जो इसके ध्रुव पर आपतित हो रहा होगा, ऐसे ऐसे इसके ध्रुव पर आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा भी किरण होगा जो इसके ध्रुव पर आ रहा होगा। तो ये क्या करेगा, जितना डिग्री का एंगल बना के आया उतना डिग्री का एंगल बना के ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो ये था, ऐसे आया था, और ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है, तो जब दो किरणें एक दूसरे को आपस में कट करे तब। तो ये दोनों किरणें जो हैं, ये परावर्तन से ये किरण इधर चला जा रहा है और ये किरण इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों किरण क्या एक दूसरे को कभी कट कर सकती है, तो ये कभी भी कट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ डिस्टेंस कितना था और यहाँ कितना हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको इसके सीध में ऊपर ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको इसके सीध में ऐसे ऊपर हम बढ़ाएंगे, और इसको इसके सिर में ऐसे ऊपर हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, जब इसको इसके सिर में ऊपर बढ़ा रहे हैं डॉट लाइन द्वारा, तो ये दोनों यहाँ पे कहीं पर कट कर रही है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये भी हमने मान के चलिए ए बी वस्तु रखा था यहाँ पे, और काल्पनिक प्रतिबिंब बना है तो सीधा बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए डैश बी डैश मान लीजिए प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी वस्तु रखा है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना और उधर बना। तो इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी, विशेषता इसके क्या होगी, तो सबसे पहला तो ये प्रतिबिंब आभासी बना है, आभासी बना है, यानी कि आभास करके, यानी कि मान के चलिए हम इधर इधर बढ़ा रहे थे, यहाँ पे कट करेगा, तो इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। आभासी या काल्पनिक बोल सकते हैं। जब प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा होता है, कैसा, तो हमेशा सीधा होता है। तीसरा, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बना है, क्या है, तो वस्तु से बड़ा बना है। तो ये चार विशेषताएं हो गई इस प्रतिबिंब की, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ रखा हो, तो F और P और F के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनता है, और इस प्रतिबिंब की विशेषता ये होती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन कहाँ बोले थे, तो दूसरा कंडीशन हम बोले थे कि वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, तो P और F, उसके बाद F के बीच में। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे, जब वस्तु F पर रखी हो, जब वस्तु F पर रखी हो, जब वस्तु F पर रखी हो तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे अवतल दर्पण एक लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे रंग देंगे, और ऐसे लेंगे हम एक मुख्य अक्ष, ये रहा इसका P, ये रहा F और ये रहा इसका C, ठीक है। तो हम कहाँ पे वस्तु रखने की बात कर रहे हैं, तो F पर, यानी कि फोकस पर। तो यहाँ पे जब वस्तु हम कोई रखेंगे ऐसे, तो इसमें से लाखों हजारों किरणें निकल रही होगी, बता चुके हैं। एक ऐसा भी किरण होगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। और मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई किरण जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद हम बता चुके हैं कहाँ से जाता है, तो फोकस से निकलता है। किरण आरेख की बनावट जब हम पढ़ रहे थे तभी हम बताए थे। तो इस प्रकार से फोकस से निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकलेगा। और एक ऐसा किरण भी होगा जो क्या हो रहा है, ध्रुव पर ऐसे आपतित हो रहा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे निकलेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये दोनों ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये किरण ऐसे आया था, ऐसे चला जा रहा है। ये किरण ऐसे आया था और ऐसे परावर्तन के बाद ऐसे रिटर्न हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, ये दोनों किरणें आपस में कहीं कट करेंगी, तो ये दोनों किरणें
जो है कट करेंगे। कहाँ पर? तो कहीं दूर जाकर कट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ये इस समान डिस्टेंस में से बढ़ती चलेंगे, चली जाएंगी और कहीं दूर जाकर कट करेंगे, ठीक है। इधर बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इधर जाकर हम मानते हैं कि कहीं पर जाकर कट करती है किरणें, ठीक है। तो जब हम फोकस पर रखते हैं वस्तु को तो ये दोनों किरणें कहीं दूर जाकर कट करती हैं, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो ए बी अगर रखते हैं हम वस्तु तो बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका विशेषता क्या होगा? तो सबसे पहला विशेषता होगा कि ये कट करेगा तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा कोई भी प्रतिबिंब तो क्या होता है? तो उल्टा होता है। वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। तीसरा विशेषता, ये कहाँ बनेगा? तो अनंत में बनेगा। कहाँ? अनंत में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत में बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चौथा गुण क्या हो जाएगा? तो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब हम P और F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है और इसका विशेषता ये होता है, अगर कोई वस्तु F पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनता है और वास्तव में कट करता है, अनंत में कटता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा तो अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे की प्रतिबिंब को हम निर्माण कराना बताते हैं। तो हमने दो जगहों पर प्रतिबिंब वस्तु को रख के और उसका प्रतिबिंब का निर्माण करा दिया। कहाँ कहाँ? तो F और P के बीच में और F के बीच में। अब हमें कहाँ प्रतिबिंब रखना है? सॉरी, वस्तु रखना है। तो F और C के बीच में, जब वस्तु F और C के बीच में रखा हो तब इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक बनाएंगे ऐसे अवतल दर्पण। ऐसे अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले इसको ऐसे रंग देंगे एक तरफ से और यहाँ से ले लेंगे हम एक इसका वक्रता त्रिज्या, यानी कि क्या है? प्रधान अक्ष है। ये हो गया इसका P और ये रहा इसका F और ये रहा इसका C। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे वस्तु रखना है? तो C और F के बीच में रखना है। तो इतना डिस्टेंस है, कहीं पर भी हम वस्तु को रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु को हम रख दिए तो यहाँ से एक ऐसा भी किरण होगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा होगा, तो ऐसे जाएगा और ये दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से गुजरेगा? तो फोकस से आएगा। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आगे देखिए एक और किरण ऐसे लेंगे फोकस पर। अगर कोई किरण फोकस पे आ रहा है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कट करेगा ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे कट किया। अगर वस्तु ए बी रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो यहाँ पे ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों किरणें यहाँ पे कट कर रही हैं, ये इधर आया ऐसे और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे तो यहाँ पे कट किया है। तो कट किया है तो इसका विशेषता क्या हो जाएगा? सबसे पहला विशेषता होगा कि ये वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। दूसरा, वास्तविक जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है, उल्टा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या है? तो बड़ा बना है। और चौथा विशेषता क्या हो जाएगा? तो इसका चौथा विशेषता क्या हो जाएगा? तो ये C और F के बीच बना है, C तथा F के बीच बना है, C तथा F के बीच बना है। तो ये रहा इसका गुण, ठीक है। तो हमने C और F के बीच में प्रतिबिंब को रख के इसका निर्माण करा लिया, ठीक है। वस्तु को रख के प्रतिबिंब का निर्माण करा लिया। अगला कंडीशन क्या हो सकता है वस्तु रखने का? तो C पर, जब वस्तु C पर रखी हो, जब वस्तु C पर रखी हो, जब वस्तु C पर रखी हो, जब वस्तु C पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। ऐसे अवतल दर्पण ऐसे बनाएंगे और ये इसका प्रधान अक्ष हुआ, ये रहा इसका प्रधान अक्ष, ये इसका P यानी कि पोल, ये रहा F यानी कि फोकस और ये रहा इसका C यानी कि वक्रता केंद्र, ठीक है। और क्या करेंगे? अब हम वस्तु कहाँ रखना है? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वस्तु रखेंगे तो एक ऐसा भी किरण होगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा होगा और दर्पण के से परावर्तन होने के बाद कहाँ जाएगा? तो फोकस से ऐसे निकलेगा, ठीक है। और एक ऐसा भी किरण होगा जो यहाँ से फोकस पर आ रहा होगा, कहाँ आ रहा होगा? तो फोकस पे आ रहा होगा, ठीक है। और दर्पण पे से परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से जाएगा? तो कुछ इस प्रकार से रिटर्न होगा, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे कट करता है? यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ए बी अगर वस्तु रखें यहाँ पे तो ए डैश
बी डैश यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक किरण लिए थे ऐसे ऐसे और एक यहाँ से किरण लिए थे, ये दोनों कुछ यहाँ पे जाके कट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको आप स्केल बिछा के करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कट कर रहा है तो इसका गुण क्या होगा? सबसे पहला तो गुण है वास्तविक बनेगा, कट किया है तो वास्तविक बनेगा। दूसरा, वास्तविक बना तो हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक बना तो उल्टा बनेगा। तीसरा, कहाँ पे बना है? तो सी पर बना है, सी पर बना है, सी पर बना है। ठीक है, चौथा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक जैसा जितना दूरी पर ये रखे हैं उतना दूरी पर ये बना है प्रतिबिंब, और ये जो है सी पर रखे हैं वस्तु और सी पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, तो क्या होगा? वस्तु के बराबर बना है। तो और कंडीशन क्या हो सकता है हमारा? तो सी पर हो गया और सी और अनंत के बीच में, जब वस्तु सी तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच में जब वस्तु रखी हो तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण ऐसे बनाएंगे, अवतल दर्पण में ऐसे बना के, और उसके बाद एक बनाएंगे प्रधान अक्ष इसका। ठीक है, ऐसे अवतल दर्पण हमने बना लिया, ये रहा इसका प्रधान अक्ष, यहाँ पे होगा इसका फोकस और यहाँ पे होगा इसका वक्रता केंद्र, और ये रहा इसका पोल यानी कि ध्रुव। ठीक है, तो कहाँ पे वस्तु रखने की बात किए हम? तो वक्रता केंद्र के बाहर और अनंत के बीच में। ठीक है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो यहाँ पे कहीं पर भी रख सकते हैं हम, यहाँ पे वस्तु रख देते हैं वक्रता केंद्र से बाहर और अनंत के बीच में। तो यहाँ से एक और एक किरण ऐसा भी होगा जो दर्पण से क्या हो रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा हो, तो ऐसे किरण एक ले लिया हमने। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर, और ये जो है परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? तो हम बता चुके हैं ये कहाँ जाएगा, तो फोकस से जाएगा। ठीक है, तो फोकस से चलाया और एक किरण लेंगे ऐसा जो फोकस पे जा रहा हो। ठीक है, तो ये कहाँ पे कट करेगा? तो कहीं यहाँ पे कट करेगा, अगर ये रिटर्न होगा वहाँ से, तो यानी कि परावर्तन इसका होगा, तो ऐसे बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से एक किरण लिए थे इस ऐसे, और ये ऐसे आया, ऐसे कट के यहाँ पे, और ये ऐसे लिए थे, ये ऐसे और ऐसे आके यहाँ पे कट किया। ए भी वस्तु मान लीजिए रखे हैं, तो ए डैश बी डैश क्या हुआ? प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका गुण क्या होगा? तो कट क्या है? तो वास्तविक बना, वास्तविक कट किया तो वास्तविक, वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, वास्तविक बना तो हमेशा उल्टा। तीसरा, ये क्या है? तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा है। और चौथा क्या है? तो सी तथा एफ के बीच है, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो एक और जगह है कहाँ? तो अनंत, अनंत में अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम आपको अभी बताते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत में रखा जाए, तो यहाँ पे इसको हम मिटाने जा रहे हैं, अगर कोई वस्तु अनंत में रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उस प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु कहाँ हो? अनंत में रखी हो, अनंत में रखी, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अनंत में जब कोई वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहले हम ऐसे अवतल दर्पण को एक लेंगे ऐसे, इसको एक तरफ से ऐसे रंग देंगे ऐसे, और यहाँ पे लेंगे वक्रता जो है प्रधान अक्ष, ये रहा इसका पोल, ये रहा इसका एफ यानी फोकस, ये रहा इसका सी। अनंत कहाँ है? तो इसके बाहर है, यानी कि सी के बाहर है, तो अनंत कहीं पर भी हो सकता है। तो इधर से मान लीजिए वस्तु रखें अनंत में, वहाँ से एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है। ठीक है, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। ठीक है, तो कोई भी किरण लेंगे तो ये इसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एक इधर वस्तु रख देते हैं, अगर इधर भी कोई वस्तु अनंत में रखते हैं और दर्पण से परावर्तन होगा तो कहाँ से जाएगा? तो ऐसे फोकस से ये जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा गलती खींच दिए हैं। ठीक है, तो फोकस से जाएगा, यानी कि जब कोई वस्तु अनंत में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ठीक है, तो पहला गुण क्या हुआ? कट किया है तो वास्तविक तो बनेगा, वास्तविक
वास्तविक बना कोई प्रतिबिंब तो हमेशा क्या होगा, तो उल्टा होगा, उल्टा। और तीसरा, वस्तु से बहुत छोटा बना है, वस्तु या अनंत पर फोकस पर प्रतिबिंब बना है, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। और चौथा क्या है, तो एफ पर बना है, एफ पर बना है, एफ पर बना है। तो ये रहा इसकी विशेषता। अगर कोई वस्तु अनंत में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये रहा इसका विशेषता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, और यहाँ पे देंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो जो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे के सवारियों को देखने के लिए जो लगाया हुआ होता है मोटरसाइकिल के आगे ऐसे शीशा के रूप में, जिस हम पीछे की गाड़ियों को देखते हैं, यानी गाड़ी को उससे साइड मिरर बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में, वो बस ट्रक जो भी गाड़ी, उसके साइड मिरर के रूप में जो भी दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग। हजामती में अगर पूछा जाए तो अवतल दर्पण का उपयोग, हजामती में, हजामती में क्या होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टॉर्च में और वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग होता है, ठीक है। या अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ होता है, तो टॉर्च में होता है, वाहनों के हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट के रूप में जो आगे लगा हुआ होता है वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ नाक, आँख, कान के डॉक्टर के पास क्या होता है, तो अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है। नाक, आँख, कान के डॉक्टर के पास भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है यही कि केवल साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण हजामती में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। और कान, नाक, आँख के डॉक्टरों के पास, दांत के डॉक्टरों के पास किसका कौन सा दर्पण होता है, किस दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर, तो अवतल दर्पण। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी देखते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, तो इसको जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए ये रहा, हम ऐसे दर्पण ले रहे हैं, ऐसे ये रहा ऐसे दर्पण, ठीक है। ऐसे बनाते थे ना दर्पण, तो इसको दर्पण मान लीजिए, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दर्पण से दाईं ओर की दूरियां, यानी कि इधर की दूरियां और ऊपर की दूरियां जो भी है, ये प्लस में मापी जाती है। किस में, तो प्लस में मापी जाती है। दर्पण से बाईं ओर अगर हेलेंगे ऐसे बाईं ओर, तो ये माइनस में मापी जाएगी। दर्पण से दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस में, और ये माइनस में मापी जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ नीचे भी आएंगे तब भी क्या होगा, इसके अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो ये क्या होगा, तो माइनस में मापी जाएगी दूरियाँ, माइनस में। अगर बाएं भी जाएंगे तब भी ये क्या होगा, दूरी माइनस में मापा जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है मूल बिंदु, यानी कि वो दिखाते हैं, ठीक है। तो दर्पण से दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस में मापी जाती है, और दर्पण से बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस में मापी जाती है। अगर नीचे आएंगे तब भी माइनस में मापा जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस में मापा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे आवर्धन क्या होता है। आवर्धन, 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 आवर्धन को किससे दिखाया जाता है, तो m द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो आवर्धन किसे बोलेंगे, तो प्रतिबिंब तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को, बिंब के ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोला जाता है। आवर्धन, आवर्धन कहते हैं,
प्रतिबिंब तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर क्या होता है, यानी कि m बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर सबसे पहले हिंदी में यहाँ पे लिखते हैं आवर्धन। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बाटा में बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि आवर्धन को किससे दिखाया जाता है, तो आवर्धन को m से दिखाया जाता है। m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमेशा v से दिखाते हैं और इसको u से दिखाया जाता है, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो m बराबर माइनस का v बाई u होता है। ये होता है प्रतिबिंब का आवर्धन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रहा आवर्धन का फॉर्मूला। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, m बराबर क्या होता है, m बराबर h डैश क्या हुआ, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ, और h हाइट हो गया बिंब का ऊंचाई, तो ये भी क्या है, तो आवर्धन का फॉर्मूला है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इन तीनों फार्मूला को, और इसके साथ साथ एक और फार्मूला फोकस दूरी और अवकाश त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो f बराबर क्या होता है, r/2। तो ये तीनों को हम क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाकर एक एक करके तीनों को अच्छे ढंग से प्रूव कर देंगे, और इतना अच्छे से प्रूव करेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन समाप्त होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करके अलग वीडियो में दे देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।